हेलो गाइस, आज हम क्लास 12th की फिजिक्स के यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई करेंगे। कल हमने थॉमसन मॉडल तक कर लिया था। आज हम करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। देखो, रदरफोर्ड है ना, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करवाया। तो उन्होंने क्या किया, उनका एक्सपेरिमेंट किस तरीके से था, उनका जो सेटअप था वो देखो। एक तो उन्होंने सोर्स ले लिया, कोई सोर्स एस ले लिया जो लेड कैविटी से बना हुआ। लेड कैविटी मतलब जो ज्वालामुखी होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं ना, तो उनका जो उनसे मिलती है ये लेड कैविटी। और यहाँ पे ये हमने यूज़ किए हैं, ये है कोलीमेटर। कोलीमेटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, ये बीम ऑफ रेज होती है ना, उन्हें प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है कोलीमेटर। ठीक है, और ये हमारे पास सोर्स है हमारा एस। और ये हमने जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन ले ली है। ठीक है, यहाँ पे ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन हमने इसलिए ली है कि भाई कोई भी पार्टिकल आएगा जब इसे स्ट्राइक होगा तो जो जिंक सल्फाइड है तो उससे जब स्ट्राइक करेगा तो ये स्क्रीन है ना, ये ब्राइट सी हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कुछ इससे स्ट्राइक किया पार्टिकल या कुछ और। ठीक है, और ये हमने एक रोटेटेबल डिटेक्टर ले लिया कि जो ये है ना, जो ये पार्टिकल्स अगर डेविएट होंगे, स्कैटर होंगे, तो ये उनके बारे में बता देगा हमें। ठीक है, तो हम लेते हैं सोर्स एस से है ना, अल्फा पार्टिकल की बीम निकलेगी हमारे पास, अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। ये जो कोलीमेटर है इन्हें कोलीमेट कर देगा एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, ये हमने सोर्स एस लिया, यहाँ से है ना अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे, और जो ये कोलीमेटर है इन्हें कोलीमेट कर देगा एक लाइन में सभी को। ठीक है, फिर जो ये कोलिमेटेड जो ये बीम होगी ना हमारी पार्टिकल्स की, ये क्या है, फॉल होगी जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉल होगी। ठीक है, किसी के साथ। ठीक है, तो जो अल्फा पार्टिकल्स है ना वो स्कैटर हो जाएंगे डिफरेंट डायरेक्शन में। भाई कोई इस साइड स्कैटर हो जाएगा, कोई इस साइड स्कैटर हो जाएगा। ठीक है, स्कैटरिंग हो जाएगी अल्फा पार्टिकल्स की। और जो अल्फा पार्टिकल्स है ना ब्राइट फ्लैशेस प्रोड्यूस करेंगे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्ट्राइक हुआ था वहाँ पे ब्राइट स्पॉट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्ट्राइक हुआ है वो। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और ये जो डिफरेंट एंगल्स पे रोटेट करता रहेगा हमारा डिटेक्टर, और इनको डिटेक्ट करता रहेगा। तो जो एंगल डेविएट करेंगे ना अल्फा पार्टिकल, उसे हम कहेंगे स्कैटरिंग एंगल थीटा। ठीक है, मान लो इस एंगल से डेविएट हुआ तो ये हमारा एंगल कोई थीटा हो गया। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन या स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, तो देखो कर दे। अब देखो, फिर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी। उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दी कि भाई मोस्ट ऑफ दी जो अल्फा पार्टिकल्स थे ना वो स्ट्रेट लाइन में पास हो जाते हैं इस गोल्ड फॉइल के थ्रू। ठीक है, पास हो जाएंगे। और है ना कुछ एक है ना पार्टिकल्स है वो 1 डिग्री यानी कि 1 डिग्री एंगल से स्कैटर हो जाएंगे, और कुछ एक पार्टिकल्स मतलब कि बहुत मिनिमम अमाउंट में यानी कि 10,000 पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी। फर्स्ट क्या थी कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास। तो हमने ये तीनों पॉइंट्स के बारे में देख लिए कि भी जो ऑब्जर्वेशन मिली थी हमारी वो क्या थी कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स तो पास हो जाते हैं, कुछ एक जो पार्टिकल्स थे ना हमारे वो 1 डिग्री के एंगल से स्कैटर होंगे, और जो मिनिमम अमाउंट में जो पार्टिकल्स क्या थे 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे क्या हो रहे थे, स्कैटर हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने क्या बताया फिर इसके बेसिस पे, जो पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, मान लो कि भाई ये यहाँ से आया पार्टिकल, यहाँ पे ये स्कैटर हो गया, डेविएट हो गया, तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये होता है कूलम्बियन इंटरेक्शन। यानी कि हमने देखो ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, तो जिंक में इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होंगे स्क्रीन पर। ठीक है, और जो ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है हमारा अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में है कि जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होने के कारण वो है ना कुछ एक रेडिएशन को अपने अंदर से एमिट करते हैं स्टेबल होने के लिए। तो वो जो रेडिएशन एमिट होती है उनमें से एक अल्फा रे होती है, तो वो अल्फा पार्टिकल होता है, और उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की है अल्फा पार्टिकल पर, क्या है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो अगर पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव होगा तो ये इसको रिपेल करेगा,
रिपेल करेगा तो मतलब कि ये वापस इसी एंगल पे चला जाएगा, रीबाउंड हो जाएगा। ओके, और फिर देखो अगर नेगेटिव हो तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसको, तो देखो ये इधर चला जाएगा, ये डेविट हो गया, नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो ये वापस इसी एंगल से चला जाएगा। तो ये जो इनका जो डेविएशन होता है, स्कैटरिंग होती है अल्फा पार्टिकल की, वो क्यों होती है? कूलम्बियन अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, अल्फा पार्टिकल्स का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो इस गोल्ड फॉइल या जो ये है इससे, ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्शन वगैरह के कारण ये स्कैटर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पार्टिकल्स तो भाई स्ट्रेट लाइन से पास हो रहे थे, तो उसने क्या कहा रदरफोर्ड ने कि भाई बहुत सारे पार्टिकल्स अगर पास हो रहे हैं, मतलब कि जो मोस्ट ऑफ दी जो स्पेस है इसके अंदर वो क्या एम्प्टी है, खाली है, तभी तो वो पास हो रहे बिना किसी रुकावट के। तो मोस्ट ऑफ दी स्पेस क्या है इसमें? एम्प्टी है, खाली है, मतलब कि बहुत सारी स्पेस एटम के अंदर, कोई भी एटम उसके अंदर बहुत सारी स्पेस, भाई मोस्टली जो स्पेस है वो खाली है। और देखो फिर एक और उसने क्या कहा कि भाई जो वापस मतलब किसी एंगल से डिग्री से आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मान लो ये यहाँ पे आ रहे तो मतलब कि उसको कुछ रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है तो यहाँ सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो वो वापस जा रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर सकता है, यानी कि सेंटर पे हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इस जो और जिसमें है ना सारा हमारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड, और इसको उसने नाम किया, इस जो छोटा सा टीनी सा जो सेंट्रल कोर है जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको रदरफोर्ड ने कहा कि ये क्या हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, इसलिए हो रहा था। और मोस्ट ऑफ द स्पेस हमारी एम्प्टी थी, ये बताया उनकी ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला, ये एक्सप्लेनेशन दी। तो रदरफोर्ड ने हमने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, किसने? रदरफोर्ड ने। सीधा सा ये है कि भाई रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल, इससे हमें पता चला कि एटम के अंदर एक सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड एटम, जो रदरफोर्ड मॉडल है ना एटम का, उसके फीचर्स या हमें उसके बारे में लिखना आ जाए तो हम क्या कहेंगे? फर्स्ट तो हम कह देंगे कि जो हर एक एटम होता है ना वो कंसिस्ट करता है एक सेंट्रल कोर जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के बारे में बता देंगे कि भाई एक सेंट्रल कोर होती है किसी हर एक एटम में और उसे हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। और जो ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये उन्होंने बताया कि जो ये साइज होता है न्यूक्लियस का वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, जो कि ना इस एटम के मुकाबले बहुत कम होता है। एटम का हमारा जो साइज होता है वो क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के कंपैरिजन में स्मॉल होता है। दूसरी ये बता देना। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो है ना, जो ये एटॉमिक न्यूक्लियस होता है ना हमारा, वो सराउंडेड किसके द्वारा? चारों तरफ से घेरा होता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है, ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट ये बता देंगे भाई इलेक्ट्रॉन्स से वो सराउंडेड होता है। फोर्थ पॉइंट में हमारे क्या कहा है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना उस न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर ऑर्बिट्स में वो करते रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, ये बता देंगे। चारों पॉइंट हो गए हमारे के भी, ये बता देंगे रदरफोर्ड में एटम के बारे में। फिर इसकी कुछ एक लिमिटेशंस भी थी। वो लिमिटेशंस क्या थी? देखो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के बाहर, अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो जो वो रिवॉल्व करता है ना वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हुए एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, उसे क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के जो होती है वो क्यों होती है कि जो यहाँ पे इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव, तो इनके अंदर कुछ अट्रैक्शन होगा तो इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, ठीक है। इसीलिए वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? वो रिवॉल्व करते हैं। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन है ना सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, देखो वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करते हुए, तो मतलब कि उसका मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन भी हो रही है उसकी कुछ। और अगर उसकी कुछ एक्सेलरेशन हो रही है तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि कोई चीज़ अगर एक्सेलरेशन में है, कोई चार्ज है, तो वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या करता है? एमिट करता है। अगर कोई चार्ज एक्सेलरेशन में होता है तो वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करेगा? एमिट करेगा। एमिट करनी चाहिए उसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
है ना। तो बट है ना, और देखो फिर वो एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो है ना रिवॉल्व करता करता क्या होना चाहिए, वो अंदर भी भाई अंदर गिर जाएगा न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है। मतलब कि जो ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लूज करेगा कंटिन्यूसली, और वो क्या होएगा अंदर अंदर की ओर फॉल हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाएगा। तो इससे इसके अकॉर्डिंग मतलब कि उसने है ना रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, एटम की स्टेबिलिटी, इसके अकॉर्डिंग तो भाई वो अंदर गिरेगा तो ये तो एटम क्या होगा, स्टेबल ही नहीं होगा, फिर ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर ये गिर गया इलेक्ट्रॉन, तो वो स्टेबिलिटी तो है ही नहीं इसमें। तो मतलब कि फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, ही कुड नॉट। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो ये होगी कि उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था, तो इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर फॉल होना चाहिए और इससे जो हमारा एटम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया रदरफोर्ड ने। सेकंड लिमिटेशन हमारी क्या है कि जो देखो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो एमिट करेगा, तो देखो जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की ओर आ रहा है, तो मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, चेंज हो रही है कंटिन्यूसली। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, जो मतलब वो जो एमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव, हमने देखा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो कर रहा है, एमिट कर रहा है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो उसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन उसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली हमें क्या पता चला कि वो लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है, तो ये एक उनकी लिमिटेशन होगी। स्पेक्ट्रम तो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस, क्योंकि उसकी वेलोसिटी वगैरह जो ये फ्रीक्वेंसी वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, बट ये क्या देता है हमें, लाइन स्पेक्ट्रम देता है। ये होना चाहिए था, बट देता है कि हमारे पास वो लाइन स्पेक्ट्रम देता है। तो एक लिमिटेशन ये होगी कि भाई उसकी जो वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग उसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, बट वो देता क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो हमारे रदरफोर्ड मॉडल की क्या थी, ये दो लिमिटेशंस थी। देखो अब करेंगे हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है कि देखो हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो यहाँ से आ रहा है, तो ये डिस्टेंस मतलब कि जो अल्फा पार्टिकल है वो भी हमारा पॉजिटिवली चार्ज और न्यूक्लियस भी, तो एक कहीं यहाँ पर इस पॉइंट पे आके वो क्या है उसे रिपेल करने लग जाता है, तो वो यहाँ तक आता है अल्फा पार्टिकल। तो जो डिस्टेंस होता है ना न्यूक्लियस से जहाँ तक अल्फा पार्टिकल हमारा ट्रेवल करता है ब्रेस्ट में आने से पहले, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये हमारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये मिनिमम डिस्टेंस न्यूक्लियस से जहाँ तक हमारा चार्ज पार्टिकल है ना ट्रेवल करता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस बिफोर कमिंग टू रेस्ट, और फिर है ना यहाँ तक वो ट्रेवल करता है, वो रिपेल करने लग जाता है, फिर से बेचारा वो अपने पाथ पे वापस जाने लग जाता है, रिट्रेस करता है अपने पाथ को। तो ये होता है हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो देखो यहाँ तक आ रहा था, तो हमारी क्या थी, वो काइनेटिक एनर्जी भी होगी कुछ अल्फा पार्टिकल की, और जब जैसे जैसे वो न्यूक्लियस की टुवर्ड जाने लग जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो क्या है, डिक्रीज होने लग जाती है। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या, वो इंक्रीज होने लग जाती है। देखो इस पॉइंट पे आके उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। वो रेस्ट पे आ जाएगा ना, यहाँ पे वो रिपेल करने लग जाएगा, तो यहाँ पे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है इस पॉइंट पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो जैसे जैसे उसकी तरफ जाने लग जाता है काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। ये होगा हमारा, तो देखो यहाँ पे जो ये अल्फा पार्टिकल इस पे हमारा कितना चार्ज होता है, 2e, यानी कि 2e ये चार्ज होगा इस पे, अल्फा पार्टिकल पे जो हमारा चार्ज है ये होगा, और न्यूक्लियस पे हमारे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, और ये इसका Ze। न्यूक्लियस पे जो चार्ज हमारा वो होगा Ze। तो देखो अब देखो जो हमारा चार्ज है अल्फा पार्टिकल पे वो हमने क्या मान लिया, 2e, ठीक है, और चार्ज न्यूक्लियस पे हमने क्या मान लिया, Ze, पॉजिटिव Ze। तो Z क्या हमारे पास एटॉमिक नंबर है, और E क्या है जो प्रोटॉन पे हमारे पास चार्ज है, ठीक है। अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या था, हाफ ऑफ mv²। तो जो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की वो क्या होगी, हाफ ऑफ mv², और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी हमारे पास, चार्ज इंटू में पोटेंशियल, चार्ज इंटू में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है हमारा। तो चार्ज क्या हमारे पास यहाँ पे E, और पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास
ZE 4πε0 और इंटू में आर नोट क्या हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। तो ये हमारी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। और पोटेंशियल क्या है हमारे पास ZE बाय में 4πε0 आर नोट। तो देखो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी की हाफ ऑफ mv² वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो मतलब कि वो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल हो जाएगी। तो ZE इंटू में 2E 4πε0 आर नोट। सॉरी देखो यहाँ पे जो हमने चार्ज लिया था वो क्या होगा 2E होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है 2E है, तो पॉजिटिव होता है। तो E क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो यहाँ से ये क्या हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हमें आर नोट ही तो निकालना है। तो आर नोट हमारा क्या आ जाएगा ZE इंटू 2E और अपॉन में हमारे क्या चला जाएगा ये हाफ 4πε0 हाफ ऑफ mv²। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है, वो मिनिमम डिस्टेंस न्यूक्लियस तक चार्ज पार्टिकल का। तो उसकी डेफिनेशन देख लो आप क्या होगी कि जो मिनिमम डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस तक जहाँ तक हमारा जो चार्ज पार्टिकल है जाता है रेस्ट में आने से पहले, तो वो क्या होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो देखो हमारी इसकी जो डेफिनेशन है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वो क्या होगी, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस अप टू विच एंड चार्ज पार्टिकल को, जैसे कि अल्फा पार्टिकल था जो ट्रेवल करता है डायरेक्टली टुवर्ड्स न्यूक्लियस बिफोर कमिंग टू रेस्ट पे आने से पहले जो वो डिस्टेंस होता है कवर करता है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब देखो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। देखो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन में आया, फिर बाद में क्या करता है अल्फा पार्टिकल रिपेल होने के कारण डेविएट हो जाता है, अपने पाथ से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। तो ठीक है, ये ऐसे डेविएट हो गया। ये क्या हमारी सेंट्रल लाइन है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये देखो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का। यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी थी वो क्या थी, यहाँ पे मान लेते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी किसकी, अल्फा पार्टिकल की। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, कहाँ से, सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी का, वो क्या कहलाता है, इम्पैक्ट पैरामीटर, जब वो क्या होता है न्यूक्लियस से दूर होता है। ठीक है, तो इसे हम कह देते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, बी से इसे डिनोट कर दिया हमने। ठीक है, ये होगा। और ये था ये जो हमारा डेविएट हुआ, जाना तो ये चाहिए था ऐसे है ना, पर वो डेविएट हो गया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज़्यादा होगा एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही कम होगा। मतलब कि इम्पैक्ट पैरामीटर जितना ज़्यादा उतना हमारा जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है वो उतना ही कम होगा। ठीक है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर में पता चल गया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसका, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर किसका, अल्फा पार्टिकल का सेंट्रल लाइन से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमें एक्सपेरिमेंटली दिया गया है, वो क्या होता है 1/4πε0 इंटू में ZE² कोट θ/2 बाय में E। ठीक है, E हमारे पास क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mv²। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला दिया गया किसका, इम्पैक्ट पैरामीटर का, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है अल्फा पार्टिकल का। थैंक यू।